देहरादून में शी फॉर स्टेम उत्तराखंड विषय पर कार्यशाला का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। बेटियों के हुनर को दिया गया सम्मान। धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। श्रमिकों का बढ़ा वेतन। नशे के खिलाफ टास्क फोर्स को मंजूरी। हरिद्वार ब्लाइंड मर्डर केस का बड़ा खुलासा। दोस्त ही निकला कातिल। मथुरा से गिरफ्तार बहन पर टिप्पणी बनी विवाद। डीएम 7 बंसल का कड़ा एक्शन। काम में लापरवाही पर डीपीआरओ का वेतन रोका गया। वेतन रुकते ही जारी हुआ प्रमाण पत्र। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में थिएटर में फिल्म गोदान देखने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, गणेश जोशी और रेखा आर्य भी मौजूद रही। फिल्म गोदान गौ संरक्षण का संदेश देती है, जिसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ देखा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के खास मौके पर आयोजित शी फॉर स्टेम उत्तराखंड कार्यशाला में शिरकत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की 20 प्रतिभाशाली बेटियों को 50-50 हजार रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की है। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि शी फॉर स्टेम के तहत हर जिले में 5 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्टेम के लिए स्टार्टअप आरंभ करने के लिए छात्राओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि महिला प्रौद्योगिकी केंद्रों में स्वयं सहायता समूहों को अब जोड़ा जाएगा। राजधानी देहरादून अब गलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है, जहां डालनवाला क्षेत्र के तिब्बती मार्केट के पास अज्ञात स्कूटी सवार हमलावरों ने अमरदीप गैस एजेंसी के स्वामी अर्जुन शर्मा की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। आनन फानन में घायल को दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें मृत घोषित किया गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही आईजी गढ़वाल और एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैद रहे। साथ ही पुलिस की शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक रंजिश से जुड़ा हुआ बताया गया। बाद में ये पता चला कि मृतक का अपने परिवार के साथ व्यापारिक विवाद चल रहा था और खुद उनकी मां ने जान का खतरा बताते हुए माननीय उच्च न्यायालय से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। प्रातः 10:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के द्वारा थाना डालनवाला पर सूचना प्राप्त हुई कि तिब्बती मार्केट के पास एक व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के दृष्टिगत जो घटनास्थल उसको कॉर्डन ऑफ किया गया और जिस व्यक्ति को गोली मारी थी उसको उपचार हेतु तत्काल जो है उसको अस्पताल दाखिल करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से अब उतरती हुई नजर आ रही है, जहां पिछले 2 हफ्तों के भीतर ही शहर में 4 सनसनीखेज हत्याओं से दहशत का माहौल है। अब तिब्बती मार्केट में हुई सरेआम हत्या ने पुलिसिया इकबाल पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही वारदातों से उठे आक्रोश के बाद आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है और स्पष्ट चेतावनी दे डाली है कि अब किसी भी लापरवाही पर सीधे जवाबदेही तय की जाएगी। आईजी ने सीओ स्तर के अधिकारियों को खुद सड़कों पर उतरकर चेकिंग करने के निर्देश दिए और साथ ही कहा है कि सुरक्षा में चूक होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी मैं घटना के बाद में यहाँ के जनपद प्रभारी के साथ में और यहाँ कंसर्निंग जितने भी शहर के जो सीओज हैं, डिप्टी एसपी हैं, उनकी एक रिव्यू मीटिंग में लूँगा। यहाँ पर उनको निर्देशित करा है कि वो जो पुलिस प्रेजेंस है उसको और यहाँ पे बढ़ाएं और दिन और रात की जो हमारी जो चेकिंग चल रही है उसको कंसर्निंग जो सीओ लेवल के अधिकारी हैं वो अपने निर्देशन में इसको चेकिंग चलवाएंगे। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से हत्या से सनसनी फैल चुकी है और एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा है कि इस मामले को लेकर डीजीपी से बात हुई है। गृह सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश है कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शैलेश बगौली ने कहा कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है।
है और डीजीपी साहब से भी बात हुई है और हमने यही निर्देश दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इस तरह की जो कानून व्यवस्था से संबंधित घटनाएं हैं उनको किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी लैक्सिटी है, जो भी कमी पेशी है, उसको जिसने भी कमी पेशी की है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाए और ये इंश्योर किया जाए कि क्राइम के प्रति किसी भी दशा में ज़ीरो टॉलरेंस की जो है एक नियत रखी जाए और उस दिशा में काम भी किया जाए। साथ ही बीजेपी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ करने जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से राज्य में इस अभियान की शुरुआत प्रदेश कार्यशाला से होगी। लगभग साल भर चलने वाले इस अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार को प्रदेश संयोजक बनाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करती है और हर कार्यकर्ता को पार्टी के सिद्धांत और हमारी जो पार्टी के गतिविधियां हैं उसके बारे में हर प्रकार की जानकारी हो और जो हमारा वैचारिक अधिष्ठान है उसके बारे में हर कार्यकर्ता को जानकारी होनी चाहिए और उन विचारों के साथ पार्टी का कार्यकर्ता जुड़े। उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन पौड़ी के पाबो विकास खंड में नजारा इसके उलट ही नजर आया, जहां पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का गुस्सा अधिकारियों पर फूट पड़ा। जिला पंचायत सदस्य भरत रावत ने सीधे तौर पर जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हर घर जल और पीएम आवास जैसी योजनाओं का लाभ पात्रों के बजाय अपात्रों को दिया जा रहा है। जो पानी आता है, इन लोगों ने क्या करवाया, ठेकेदार और जेई की मिली भगत से हर घर नल के कनेक्शन भी उसी से आवंटित कर दिए। आज कह रहे हैं कि स्रोत में पानी कम है। अरे पहले उससे 20 कनेक्शन थे, अब उससे 50 कनेक्शन हो गए, तो कैसे भरपाई होगी? क्यों दिया भैया आपने हर घर नल के कनेक्शन? उससे फिर पूरे वहाँ पे अभी आप चिट्ठी देख लेंगे, 42 लोगों के उस पर साइन है। मेरा अकेला नहीं है वो, 42 लोगों के साइन है उस पर। आप जाँच कराइए आवासों की। मेरे जेब में 1 लाख रुपए है, मेरा आवास बना हुआ है, और जिस बेचारे के पास कुछ नहीं है उसका नहीं बना हुआ है। आरोप को सिद्ध भी कर सकता हूं मैं कि कहां बनाया है, कहां नहीं बनाया है। आप जांच करवा लीजिए पिछले 5 सालों के। 40 से 45 के लगभग यहाँ पे समस्याएं भी लोगों ने अपनी रखी हैं और इसमें जो मेजर समस्या जो आई है वो पेयजल से रिलेटेड समस्याओं को लोगों ने रखा है कि कुछ गाँव में पेयजल की यहाँ पे समस्या है। उसके लिए जो हमारे पेयजल के यहाँ पे अधिकारी हैं उन्होंने उसको ठीक कराने के लिए आश्वासन दिया है और जो हमारा प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे चल रहा है उसमें हम लोगों ने पूरे जनपद में लगभग 12,000 लोगों का सर्वे किया है और यहाँ भी जितने भी यहाँ पे आवास के लिए लोग आए थे सबका उस सर्वे में नाम है और जैसे ही वो भारत सरकार से आवास आएंगे तो सबको आवास मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के सदस्य लोहाघाट महाविद्यालय में लॉ कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर 17 फरवरी से 3 दिवसीय सांकेतिक धरना देंगे। आपको बता दें कि इस दौरान समिति के सदस्यों का कहना है कि 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लोहाघाट महाविद्यालय में लॉ कॉलेज निर्माण की घोषणा की थी, जो वर्षों बाद भी सिर्फ घोषणा ही रह गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही लोहाघाट में लॉ कॉलेज का निर्माण नहीं करती है तो संघर्ष समिति उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में विजय बहुगुणा जी ने रामला ग्राउंड से और साथ साथ में कॉलेज में भी लॉ कॉलेज की मांग हमें घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि हम लोहाघाट को लॉ कॉलेज की सौगात देंगे। लेकिन आज 13-14 साल हो गए हैं लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और इसी को देखते हुए हमने पिछले 2-3 महीने पहले भी हमने इस पर आवाज़ उठाई थी कि इस पर कार्रवाई हो। क्योंकि देखो, जैसे कि हमने आपको पता ही है, जैसे सरयू की बात थी तो हम लोग वहाँ पर धरने में बैठे, लगातार धरने में बैठे, 7-8 दिन धरने में बैठे, तब जाके शासन प्रशासन के कान खुले और तब आज हल्द्वानी शहर में जहर खुरानी का शिकार हुए युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप रोडवेज बस स्टाफ पर लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है जिसमें युवक को बस से नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। युवक दिल्ली से भीमताल जा रहा था, रास्ते में वो जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गया। अज्ञात बदमाशों ने उसका मोबाइल और पर्स लूट लिया और इतना ही नहीं, उसके मोबाइल फोन के जरिए करीब 1 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया गया। आरोप यह है कि शीशमहल क्षेत्र में बस स्टाफ ने उसे बस से उतारकर नीचे छोड़ दिया। कुछ समय बाद युवक वहीं पर अचेत अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अब घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। बेसिकली ये जहर खुरानी का एक प्रकरण जो है संज्ञान में आया पुलिस पे, इस पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसी की जांच के दौरान एक फुटेज भी हमारे संज्ञान में आया है
जिसमें वो युवक जो है बस से उतर के बुरी तरह से गिरता हुआ दिख रहा है। उसके सामने एक पोस्ट भी आ रहा है, उसको हम पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे किन परिस्थितियों में वो उन्हें मिला, उनके द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई, और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी इसमें करेंगे। अब बात करते हैं लक्सर की, जहां पर शुगर मिल की बड़ी लापरवाही के चलते हाईवे पर चीख पुकार की स्थिति देखने को मिली। दरअसल शुगर मिल से मैली लेकर जा रहे वाहनों से ओवरब्रिज और नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में मैली गिर गई, जिससे सड़क पर जबरदस्त फिसलन हो गई। अब इस फिसलन की चपेट में आकर दर्जनों बाइक और स्कूटी सवार सड़क पर ही गिरकर चोटिल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चे को संभाला, साथ ही नगर पालिका कर्मियों की मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से मैली साफ करवाई गई। मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है। लक्सर सीओ ने कहा कि ऐसी घटना दोबारा हुई तो कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आया है कि लक्सर शुगर मिल का कुछ वेस्टेज जो है फ्लाईओवर और सड़क पर बिखरा पड़ा है, जिससे थोड़ा वहाँ पर यातायात की समस्या आ रही है, जिस पर स्थानीय पुलिस, इनफैक्ट हमारे कोतवाल साहब मौके पर थे, और उस जो मली गिरी हुई है उसको हटाने की कार्रवाई के लिए नगर पालिका को अवगत कराया गया। अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों पर लगाम कसते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शातिर अपराधी फिरोज गांधी को पुलिस ने धर दबोचा, जबकि उसका एक साथी अभी भी फरार है। आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले एक मुठभेड़ में घायल भी हो चुका है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 10 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस से, पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। श्री यंत्र पुलिया के पास झाड़ियों में मिले लहूलुहान शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक के ही करीबी दोस्त अरविंद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 6 फरवरी की रात शराब के नशे में बहन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दोनों दोस्तों के बीच में विवाद हुआ था। गुस्से में आकर आरोपी अरविंद ने भारी पत्थर से सिर पर वार कर अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। थाना कनखल में 7 फरवरी के शाम के 4:30 से 5 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक श्रीयंत पुल के पास में, जो दक्षतू पार्किंग के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर एक बालक थी जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है। उसकी पत्थर से सर कुचल के उसकी हत्या की गई है, क्योंकि मामले की काफ़ी गंभीरता थी, क्योंकि बच्चा नाबालिग था। इसलिए तत्काल पुलिस ने सभी एंगलों को ध्यान में रखते हुए जो मृतक है उसका नाम कुणाल था, उसके फादर और हिताज से इसमें एक एप्लीकेशन लेके, एक इसमें कंप्लेंट लेके 103 बीएनएस एक्ट में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। साथ ही शारदीय कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। शिव भक्तों का जमावड़ा हरिद्वार में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हरिद्वार पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 20 सेक्टर में बांट दिया है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर डीएम और एसएसपी ने जायजा लिया है। साथ ही कांवड़ियों से बात कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया गया। कांवड़ यात्रा चल रही है, शारदीय कांवड़ यात्रा। इसको लेते हुए जो पूरा हाईवे है, नजीराबाद हाईवे, उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए, और साथ ही जो एनएच का वहाँ पे काम चल रहा है उसका भी वहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ निरीक्षण किया गया। जो हमारा जो कांवड़ मेला जुलाई में होगा, जुलाई अगस्त में, और साथ ही जो आगामी कुंभ मेला है उसमें उससे पहले हमारे हाईवे का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, और साथ ही जब तक निर्माण नहीं होता कंप्लीट तब तक जो ट्रैफिक मूवमेंट कैसा बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई एक्सीडेंट्स ना हो। बीच में 1-2 जगह एक्सीडेंट्स की सूचना प्राप्त हुई थी, वहाँ पर स्पेशल सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं और भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। शारदीय कांवड़ के हम जो सेकंड फेज पे चल रहे हैं, उसके बाद जो थर्ड फेज हमारा रहेगा, जो महाशिवरात्रि तक चलेगा। क्योंकि शारदीय कांवड़ की एक विशेषता यह भी है कि ये महाशिवरात्रि के बाद भी लोग जल उठा के इस रास्ते पर चलते हैं। आज ये काफ़ी भारी संख्या में जो भक्तगण हैं, जो यहाँ से कांवड़ उठा के बिजनौर और नजौर वाले रास्ते पर चल रहे हैं।
अब बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां पर दिनेशपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने उस समय हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया जब एक पिता कोर्ट का आदेश लेकर अपने ही सगे बेटे को घर से बेदखल करने के लिए पहुंच गया। मामला सुंदरपुर गांव का है, जहां पर पिता पुलिस और अमीन के साथ संपत्ति खाली कराने के लिए पहुंचा था। पिता पर कई शादियां कराने और संपत्ति सौतेले बेटे के नाम करने की कोशिश का आरोप है। जैसे ही प्रशासन ने घर खाली कराने की कार्रवाई शुरू की तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और वो बेटे के समर्थन में उतर आए। भारी हंगामे को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप किया। फिलहाल कानूनी दांवपेच के बीच गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। मैं दिनेशपुर ग्राम सुंदरपुर से हूँ। मेरे पिताजी ने 2-3 शादी करने के बाद अभी चौथी उन्होंने शादी की है, जिस कारण से मेरे को घर से बेदखल कर दिया जा रहा है। जबकि हमारे कोर्ट में ये मामला ये चल रहा था, लेकिन उस समय कोई वो नहीं आया। ठीक है, तो मैं महोदय से निवेदन करता हूँ कि कुछ कार्रवाई की जाए मेरे पिताजी के ऊपर। सरदार का लड़का कृष्णबोध सरदार है, तो इसको बाप जब जमीन इनको दिया तो इसको लड़का है, 2 लड़की है। पहले शादी किया, कुछ बाल बच्चा है नहीं। ये दूसरा जो आप तीसरा शादी करा, एक जवान लड़का लाया, एक बीबी लाया। संपत्ति सारा उनको देना चाह रहा, ये पैदा क्यों किया? साथ ही ऋषिकेश के इटारना में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए हैं। जिला अधिकारी की इस तल्ख कार्रवाई का असर ये हुआ है कि महीनों से लंबित पड़े मृत्यु प्रमाण पत्र महज अब कुछ ही घंटों में जारी कर दिया गया। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अब डीपीआरओ के वेतन आहरण की फाइल को भी आगे बढ़ाया गया। साथ ही बड़कोट में भव्य विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिविल जज योगेश गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने छात्र छात्राओं को कानून की महत्वता के बारे में भी बताया और शिविर में तहसीलदार रेणु सैनी ने बालिकाओं को गुड टच, बैड टच और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में माननीय अध्यक्ष विधिक सेवा समिति जज साहब के निर्देशानुसार आज यहाँ विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है हिल ग्रीन इंटर कॉलेज में। आज दिवस है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ इस शिविर का आयोजन किया गया है और इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी, जिसके पीछे मोटिव था कि विज्ञान में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। तहसील विधिक शिविर का कार्यक्रम था और हमारे जो उच्च अधिकारी और शासन स्तर से भी जैसे कि निर्देश हैं कि ये पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम और सड़क सुरक्षा जो चल रहा है अभियान हमारा, इसके दृष्टिगत जो यहाँ के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, इनको जो है जानकारी दी गई हमारे द्वारा साइबर क्राइम की और इसके अलावा ड्रग्स की जागरूकता के संबंध में और सड़क के जो नियम कानून है उनकी जानकारी दी गई ताकि जो है बच्चे से जागरूक हो और जो है इनको अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कालाढूंगी की, जहां रामलीला मैदान में सकल सनातन समिति ने विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की प्रचारक साध्वी ऋतु भारती और आरएसएस के सह प्रांत प्रचारक चंद्रशेखर ने क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में हिंदू समाज का भेदभाव भुलाकर संगठित रहने की अपील की गई है। इस दौरान कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। आप देखिए जो गीता के 18 अध्याय हैं। हिंदू धर्म में एक छोटी सी मान्यता है कि जब किसी इंसान की डेथ होने लगती है तो गीता का 18वां अध्याय हमारे समाज को जागृति के लिए, इसको अंतरात्मा से जगाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। आप देखिए जो गीता के 18 छोड़ेंगे तब तक हमारा जो भारत देश है वो उत्थान नहीं कर सकता। और हमारे भारत का जो मूल है वो अध्यात्म है, धर्म है, और अध्यात्म धर्म से एक ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु ही हमें जोड़ सकता है। अब बात करते हैं जसपुर की, जहां पर तहसीलदार के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। दरअसल वीडियो देखकर आक्रोशित हुए विधायक आदेश चौहान ने तहसील परिसर के बाहर लेखपालों के जरिए किराए पर लिए गए एक निजी मकान का पर धावा बोल दिया। वहां सरकारी रिकॉर्ड खुले में बिखरे होने और शराब की बोतलें मिलने पर विधायक ने जमकर नाराजगी व्यक्त की। विधायक का आरोप है कि लेखपालों के साथ काम करने वाला एक निजी युवक तहसीलदार के नाम पर मोटी रकम की डिमांड कर रहा है। विधायक ने मौके पर ही तहसीलदार को बुलाकर सख्त कार्रवाई की मांग की।
एक किसान ने कल मुझे एक वीडियो उपलब्ध कराया, जिस वीडियो में एक व्यक्ति 20,000 रुपये उस पर रिश्वत ले रहा है और वो नाम तहसीलदार का ले रहा है, जबकि तहसीलदार अभी आए हैं, बहुत नया तहसीलदार लगता ठीक, लेकिन वो पटवारियों का, तो जब मैं गया जहाँ पटवारी बैठते हैं तो उन्होंने सरकारी कार्यालय बना रखा है, तो जो वहाँ पटवारी हैं वो उनके असिस्टेंट हैं, इसीलिए जो उसको लेकर मैंने तहसीलदार को बुलाया और मैंने इसको कहा कि जाँच करके उस पटवारी के खिलाफ और उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और मैंने आज जो हमारे AGM मगरई जी हैं उनको भी बोल दिया कि उसके खिलाफ FIR। देखिए, जैसा कि कल माननीय विधायक जी ने जहाँ पर हमारे आवास पर वहाँ बुलाया गया और जिस वीडियो की बात की जा रही है वो वहाँ पर का तो नहीं है, लेकिन वो वीडियो अगर जो वायरल हो रहा है उसके संबंध में जांच की जा रही है और यदि वह सही पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चंपावत जिले के लोहाघाट में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और प्रखर वक्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाई गई। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को याद किया। पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जैसे कि आज लोहाघाट नगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करी। हम सबके आदर्श जनसंघ के संस्थापक, उनके पक्ष चिन्ह पर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चलने का संकल्प लेता है। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और नमन करते हैं ऐसे महापुरुष को जिनका यही सोच थी कि जितनी भी सरकारें आएँ, जो अंतिम छोर पर बैठा खड़ा व्यक्ति है उस तक जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है और आज ही के दिन सन 1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन में दीनदयाल उपाध्याय जी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस दिवस पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं टिहरी में आगामी फायर सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर वनाग्नि रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जंगलों को आग से बचाने के लिए क्रूज स्टेशन एक्टिवेट कर दिए गए और इस बार आग की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट सिस्टम का सहारा भी लिया जाएगा। तो पी स्टेट से निर्धारित है और जो हमारी फॉरेस्ट फायर आज हमने टिहरी जनपद में मीटिंग करी है, जो भी हमारे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जहां हमारे क्रूज स्टेशंस हैं, उन सब का हमने आकलन कर लिया है, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1926, उस कंट्रोल रूम में कॉल्स भी आती हैं फॉरेस्ट फायर को लेके और 15 फरवरी से फॉरेस्ट फायर का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके एक बीच में मॉक ड्रिल भी होगी। तो मुझे लगता है समय समय से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि फॉरेस्ट का डिजास्टर, पंचायती राज, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू सबके साथ जो एक क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बिकॉज ये फॉरेस्ट फायर हमारे लिए बड़ी आपदा बन जाती है। मोस्टली हमने जो है प्रिवेंटिव कार्य कर दिए और अभी जो है हमारे फायर वॉचर हैं उनका डायरेक्टली इंश्योरेंस हो रहा है। साथ में जो चीर पिरूल एकत्रीकरण जो कर रहे हैं उसको एक बड़े रूप में करने की पूरी निर्देश है। साथ में हमारा जो वनाग्नि समितियां हैं उनको वनाग्नि में जो प्रबंधन में उनको भागीदार बनाने के लिए जो है पुरजोर कोशिश की जा रही है। लास्ट ईयर जो है हमने 20 वनाग्नि समितियां बनाई थी, इस बार। वहीं नैनीताल में जिला बार एसोसिएशन के सचिव दीपक रुवाली ने कहा है कि राजस्व विभाग में चल रही अनियमितताओं के विरोध में 9 सूत्रीय मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। बीते 27 जनवरी को भी जिला बार ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, जिसके बाद जिला बंद किया गया। हम बहुत 9 बिंदु की एक मूलभूत मांगों राजस्व न्यायालय में चल रही अनियमितताओं के लिए मूलभूत मांगों को लेकर हमारा ये आंदोलन चल रहा है। हमने 27 तारीख को भी हमने आंदोलन किया, उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। आज पूरा नैनीताल जिला बंद है। हमें विवश होना पड़ रहा है मूलभूत मांगों के लिए कि कुछ पारदर्शिता ऐसी लाइए जिससे आम आदमी, अधिवक्ता, जिसको पारदर्शिता दिखे। वहीं पर्यटक नगरी रानीखेत में प्रशासनिक फेरबदल के बावजूद छावनी परिषद के विकास कार्यों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि वर्तमान में देहरादून के डीओ विवेक सिंह परिषद का कार्यभार देख रहे हैं और कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी रमा नेगी कामकाज संभाल रही हैं, लेकिन जनहित की योजनाएं पूरी गति से जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के अंत या फिर अप्रैल तक परिषद को नए सीओ मिल जाएंगे।
रानीखेत छावनी परिषद बहुत सारे विकास कार्य कर रही है। इस समय बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं। जैसे अभी हमने रानी झील सौंदर्यीकरण का जो कार्य है, जिसमें 4 करोड़ रुपए हमें शासन के द्वारा प्रस्तावित है कि दिया जाएगा, तो उस पर हमने प्रपोजल बना के स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया है। और हमारे यहाँ जो डिस्पेंसरी है जिस पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर एक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी भी हमने दी है जनता की। रानीखेत की जनता वहाँ पर जा करके हमारे अन्य छावनी परिषद के जो विशेषज्ञ होते हैं इसमें डॉक्टर्स, उनसे परामर्श ले सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।